हेलो स्टूडेंट, मैं भरत निर्मलकर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का इतिहास। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे इतिहास। ठीक है, तो इतिहास में अपन देखते हैं अध्याय 6, यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। ठीक है यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। इसका जो आधुनिक काल का जो समय था या आधुनिक काल का जो समय है उसके पूर्व सन 1300 से सन 1800 के बीच जो यूरोपीय देश और हमारे भारतीय देशों की जो स्थिति थी उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, है ना। तो अध्ययन के लिए आज हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदुओं में अपन देखते हैं। पहला है बदलाव के विभिन्न पहलू। ठीक है, बदलाव के विभिन्न पहलू उसके अंतर्गत है व्यापार और शहरीकरण। दूसरा है शहरीकरण, मध्यम वर्ग का उभरना। ठीक है, शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। ठीक है, हमारा अगला बिंदु है रेनेसां। इसके अंतर्गत है प्राचीन साहित्य का अध्ययन करना। ठीक है, और देश विदेश का ज्ञान रखना। ठीक है, रेनेसां के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे प्राचीन साहित्य का अध्ययन करना और देश विदेश का ज्ञान रखना। दूसरा बिंदु है यूरोप में मानववाद का उदय। यूरोप में मानववाद का उदय कहने से क्या तात्पर्य है, रेनेसां क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम भारत के अलावा और कई देशों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि यह भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है ना। यूरोप महाद्वीप जो है भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कुछ प्रमुख देशों के बारे में तो हम जानते ही हैं, है ना। तो चलिए अपन कुछ चीज़ों को रिमाइंड कर लेते हैं, जैसे कि वह देश जिसका शासन भारत पर 1947 तक रहा, वो कौन सा राज्य है जिसने हमारे भारत पर 1947 तक शासन किया था, तो वो था ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, या उसी को इंग्लैंड भी बोलते हैं, है ना। दूसरा है वह देश जिसकी राजधानी पेरिस नामक सुंदर शहर है। वो कौन सा देश है जिसकी राजधानी पेरिस है, तो वो हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, एक प्राचीन सभ्यता वाला देश जिसने सुकरात और प्लूटो जैसे महान दार्शनिक दुनिया को दिया, वो कौन सा देश है, रूस। ठीक है, एक देश जो भूमध्य सागर से 3 तरफ से घिरा है और जिसकी राजधानी क्या है, रोम है। तो ऐसे ही अपन आधुनिक काल और उससे पहले के जो राष्ट्र थे, जो देश थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आधुनिक काल जिससे हम कहते हैं उसकी कोई पहचान हो सकती है ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको हम आधुनिक काल मानते हैं, है ना, तो हम उसको कैसे समझेंगे कि ये आधुनिक काल है, कैसे जानेंगे उसको, कैसे पहचानेंगे कि वो आधुनिक काल है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आधुनिक काल क्या है, आधुनिक विश्व की पहचान क्या है ना। सामान्यतः यह माना जाता है कि औद्योगिक उत्पादन और लोकतांत्रिक राज्य इस युग की मुख्य पहचान है। ठीक है, आमतौर पर यह कहा जाता है कि औद्योगिकरण, है ना, और लोकतांत्रिक राज्य इस युग की मुख्य पहचान है। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, फिर भी कुछ सामान्य बातें ज़रूर कही जा सकती। लोगों की जात पात को महत्व दिया जाना, सबकी कानूनी समानता और साथ ही साथ समाज में विविध वर्गों के बीच बहुत अधिक आर्थिक असमानता, सोच विचार के स्तर पर पहले लोग ज़्यादा धर्म भीरू होते थे, किंतु अब लोग विज्ञान और
तार्किकता पर अधिक विश्वास रखने लगते हैं, है ना। मध्यकाल के समाज ने आधुनिक काल में कब और कैसे प्रवेश किया, यह एक अध्ययन का विषय है। जिस काल में यह बदलाव शुरू हुआ उसे पूर्व आधुनिक काल अर्थात आधुनिक काल का शुरुआती समय कहा जाता है। एशिया और यूरोप महाद्वीपों के देशों में 14वीं शताब्दी से अर्थात 1300 के बाद व्यापार, शहरीकरण, राजनीतिक, कला, धर्म, लोगों की सोच आदि में बदलाव आने लगे। मतलब जैसे जैसे समय निकलता गया लोगों के सोच विचार और उनके कामकाज में बदलाव आने लगा। यह दौर लगभग 1750 तक चला। इसके बाद औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण आधुनिक युग की शुरुआत हुई। अतः सन 1300 से सन 1750 काल को हम पूर्व आधुनिक काल और उसके बाद के काल को आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है। सन 1300 से सन 1750 का जो ड्यूरेशन था उसको पूर्व आधुनिक काल और उसके बाद के समय को आधुनिक काल कहा गया। भारत, इराक, ईरान और तुर्की जैसे एशियाई देशों तथा यूरोप के इटली, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में 14वीं सदी को लेकर 18वीं सदी के बीच क्या घटनाएं घटी, उन्होंने आर्थिक व राजनीतिक क्रांतियों को संभव बनाया। बदलाव तो बहुत सारे हुए, लेकिन यहाँ हम केवल सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक बदलावों की बात करेंगे। ठीक है। 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच 3 तरह की प्रक्रियाएं हुई जिन्हें हम इन नामों से जानते हैं। फर्स्ट है रेनेसां या पुनर्जागरण बोलेंगे उस चीज़ को। ठीक है। फिर धर्म सुधार और अगला है रिफॉर्मेशन और अलाइनमेंट, प्रबोधन अर्थात विज्ञान, लोकतंत्र और प्रगतिशील विचारों का विस्फोट होना। हालांकि ये तीनों यूरोप के इतिहास से जुड़ी घटनाएं हैं। इससे मिलती जुलती कई बातें भारत, ईरान या तुर्की जैसे एशियाई देशों में भी इस चीज़ को देखा जा सकता है। तो इस तरह से हमने यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय के अंतर्गत पूर्व आधुनिक काल सन 1300 से सन 1800 बीच के बारे में, है ना, सारांश के तौर पर ये समझने का प्रयास किए। तो इस समय में जो लोगों के मन में, सोच विचार में और उनके काम करने के तरीके में और आर्थिक और राजनीतिक जो बदलाव हुए, तो उस बदलाव के अंतर्गत जो उनका पहलू था उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना। तो बदलाव के विभिन्न पहलुओं में अपन सबसे पहले बात करते हैं व्यापार और शहरीकरण का। ठीक है। सन 1300 से सन 1750 के बीच ऐसा क्या हुआ, है ना, आधुनिक युग के परिवर्तन में किस तरह से बदलाव हुआ, उसके बारे में हम देखते हैं व्यापार और शहरीकरण। ठीक है। तो आइए अध्ययन करते हैं व्यापार और शहरीकरण के बारे में। ठीक है। उस समय यूरोप, उत्तरी अफ्रीका व एशिया के बीच व्यापार में बहुत तेज़ी आई। विभिन्न देशों में भी व्यापार का विस्तार हुआ और तरह तरह के सामानों का आदान प्रदान होने लगा। व्यापार के विकास के साथ साथ तीनों महाद्वीपों में शहरीकरण बढ़ा, जिससे नए नए शहर बसे और पुराने शहरों का विस्तार हुआ। इसके कई परिणाम हुए। धनी व्यापारियों का वर्ग उभरा, देशों के बीच लोगों का आवागमन बढ़ा, जिससे विचारों का आदान प्रदान होने लगा। नए नए आविष्कार हुए और नई नई तकनीकों का
एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव हुआ। यूरोप व भारत के शहरों में एक महत्वपूर्ण अंतर था। यूरोप के कई शहर ऐसे थे जिन्हें स्वायत्तता प्राप्त थी, मतलब कि वे वहाँ पे स्वयं का उनका शासन था, है ना, और वे राजाओं के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला सकते थे, है ना। शहर के व्यापारियों और कारीगरों के संगठन से मिलकर शहरों में कामकाज संभालते थे। ऐसे शहरों में कुछ हद तक लोकतंत्र और गणतंत्र की भावनाएं विकसित हो पाई। ऐसे शहर जैसे कि जेनेवा और फ्लोरेंस दोनों इटली में है ना। भारत में सूरत, आगरा, विजयनगर जैसे बड़े शहरों का विकास हुआ, लेकिन उन पर राजाओं या उनके सामंतों का वर्चस्व था। ठीक है, अगले बिंदु में अपन देखते हैं शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। ठीक है, व्यापार और शहरों के विकास तथा केंद्रीकृत राज्यों के विकास का एक परितंत्र हुआ कि इन देशों में एक नया मध्यम वर्ग उभर कर आया। इसमें व्यापारी, धनी, कारीगर, मुंशी, लिपिक, वकील, पेशेवर कलाकार, कवि, लेखक आदि शामिल थे। शहरीकरण और राज्यों के विकास के कारण जो नए नए काम धंधे उभरे, जैसे कि हिसाब किताब रखना, प्रशासन, कर वसूली, न्यायालयीन काम, राज्यों के बीच दूध का काम आदि काम काज करने वाले लोग भी इसी वर्ग में शामिल थे। इस नए मध्यम वर्ग के लोग लगातार आर्थिक तंगी में रहते थे और अच्छी नौकरी की खोज में दूर दराज के राज्यों में जाकर रहने के लिए तैयार होते थे। इस तरह बड़े क्षेत्र में विचरण करने के कारण यह वर्ग समालोचनात्मक दृष्टि रखता था और तत्कालीन धर्मगुरु या शासकों की आलोचना करने से कतराते नहीं थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।